अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। भारत को किसी तौर चैन नहीं आ रहा और जाहिर है कि चैन आ भी नहीं सकता। इतनी बड़ी हजीमत, इतनी बड़ी फौज, इतनी ताकत, इतना पैसा, इतने फैंसी हथियार, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के दावेदार, इस खत्ते में कत्लो गारतगिरी में मुलविस, इस खत्ते की चौधराहट बनने का ख्वाब, ये सब कुछ चकनाचूर हो गया उस एक वॉर और उसके नतायज से जो उन्होंने हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह का नाम लेकर उसका ऐसा जवाब दिया कि मुद्दतों अब भारत को याद रहेगा। और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जिस तरह की एक जारियत का आगाज़ हुआ था और जिस तरह से उसका जवाब दिया गया, पूरा खित्ता ही नहीं पूरी दुनिया ने इसको बड़े अहम और बड़े बागौर तरीके से देखा। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि दो तरफा फौजी तसादुम था ये, यानी दो मुल्कों की लड़ाई थी। इन दो मुल्कों की लड़ाई में बाकी ममालिक को खींच के लाना ये समझ से बालातर है, लेकिन मेरी समझ से बालातर इसलिए नहीं है क्योंकि भारत का ये वतीरा है, अब वो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने जैसी मिसाल के मुतरादिफ है। उनके डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा जी कि चाइना मदद कर रहा था, ये मदद कर रहा था, तुर्किया था। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। थप्पड़ हमसे खाए थे, थप्पड़ के निशानात भी हमारे ही उनके चेहरों पर मौजूद हैं। और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं और जिस तरह की बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हैं, उससे उनकी अपनी हजीमत हो रही है। हार मान ली उन्होंने। फ़िज़ाई बरतरी भी हमने अपनी साबित कर दी, हमने अपनी फ़ौजी बरतरी भी साबित कर दी। हमारी नेवी अलर्ट रही, हमारी बहरी बरी तमाम अफवाज अलर्ट रहीं। एक शानदार कामयाबी समेटी और बड़े डिसेंट तरीके से हमने जब समझा कि अब हमने भरपूर जवाब दे लिया है, दुश्मन की भी अब सकत नहीं है कि वो पलट के वार करने की हिम्मत करे, हमने उस जंग को अमन की खातिर, इस खत्ते के अमन की खातिर वहीं पर रोक दिया और ये मैसेज पूरी दुनिया को गया। फिर पूरी दुनिया ने सराहा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो जनरल आसिम मुनीर ने कही, उस पर आज डिस्कशन पॉइंट भी होगा, उसको मैं डिस्कस लाजमी करना चाहूँगा कि खत्ते के तमाम ममालिक भारतीय जारियत से तंग आ चुके हैं। ज़रा इस पर हम बात करेंगे। और क्या पूरा खत्ता इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है भारत को लेकर। SCO कॉन्फ्रेंस, उसके एलामिये को लेकर बड़ी हजीमत उठाई भारत ने। फिर अमेरिका के अंदर बेइज्जती का एक अलग सिलसिला भारत का चल रहा है, मगरिब में अलग चल रहा है, टेलीविज़न चैनल्स पर अलग चल रहा है, उनके अपने मीडिया की अलग पसपाई हुई है। और जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा वाज़ेह कहा कि 5th जनरेशन वॉर को लेकर भी कि मीडिया रिलेटेड हो, अवाम हो, हमने हर महाज पर शिकस्त दी है। लेकिन ये शिकस्त, इसके असरात, इस खत्ते में हम पाकिस्तान का किरदार और जो बड़े की कैरेक्टर्स हैं वो अपना रोल कैसे प्ले कर रहे हैं, ख़ासतौर पे रशिया चाइना की अगर बात करूं, सऊदी अरब की बात करूं, अभी हालिया 2 बड़ी जंगें देखी हैं पाकिस्तान ने भी और ईरान ने भी, और उन दोनों जंगों में बड़ी ही जवां मर्दी के साथ दोनों ममालिक खड़े हैं। तो हम ज़रा इस सारी चीज़ पर भी बात करेंगे और भारत के मकरू चेहरे पर भी ज़रा बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं डॉक्टर सईदुज़्ज़मा साहब, माहिर आलमी उमूर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। ब्रिगेडियर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं करूं कि ये जो दूसरे ममालिक को खींच के लाने वाली बात है, ये अपनी बेइज्जती बचाने के लिए है या अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए है कि जी अकेला पाकिस्तान नहीं था, हालांकि थप्पड़ उन्होंने जो खाए उसके निशानात उनके चेहरों पर वाज़ेह हैं। देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से इनको 4 से 6 घंटे में एक शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, हजीमत उठानी पड़ी है, इनका मुंह काला हुआ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरीके से अपनी मुसल्लह फौज को लड़ाया है, पूरी कौम को जब्जा किया और उसके बाद एज ए नेशन भी फॉट, तो दैट इज ए क्लियर एग्जाम्पल के किस तरह लड़ाई की जाती है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडिया में देखें तो उनकी मिलिट्री की अलहदा सोच थी, उनकी सिविल लीडरशिप की अलहदा सोच थी। लड़ाई से पहले उन्होंने अपने नॉर्दर्न कमांड गिलगित बल्तिस्तान के कमांडर को 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल को उन्होंने सैक किया। डिप्टी एयर चीफ को इन्होंने सैक किया। उसने कहा जी हमारी अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, राइफल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद उनके जिस तरह क्या पसंद, उनके अभी चीफ आर्मी स्टाफ, डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं, फिर वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहे हैं। बात ये है कि आप ये बताएं कि अगर आपको मार पड़ी है तो आप इस पे ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ चाइना और तुर्किया साथ खड़ा हुआ। बात ये कि हमने बिल्कुल चाइना से वेपन एमुनिशन लिया, हमें तुर्किया ने ड्रोन दिए, बट इस्तेमाल किसने किए? पाकिस्तान की
मुसल्लह फौज ने, पाकिस्तान के पायलट ने J-10 J-17 इस्तेमाल की, PL-15 मिसाइल इस्तेमाल की है। हमने किसी को बाहर से बुलाया नहीं, आपने इसराइल को बुलाया, कश्मीर में जाकर ड्रोन फायर करवाए। आपने राफेल जहाज कहाँ से लिए? फ्रांस से लिए। आपने सुई Su-30 और MiG-29 कहाँ से लिए? रशिया से लिए। आपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम किससे लिए? रशिया से लिए। मिराज जहाज आपने फ्रांस से लिए। आपने अमेरिकन से बहुत इक्विपमेंट लिया। आपने ड्रोन सारे इसराइल से लिए। क्या हमने कहा कि आपको रशिया की भी सपोर्ट थी, आपकी फ्रांस को भी सपोर्ट थी, आपको इसराइल की भी सपोर्ट थी, आपको अमेरिका की भी सपोर्ट थी? आई मीन दे आर फनी पीपल रिलाइंग ऑन मिसाइल्स। इट इज, ये वेपन एम्यूनिशन बाहर से खरीदते हैं, लेकिन चलाने वाले आपके अपने मुल्क के लोग होते हैं, आपके मुल्क के होते हैं। आपको अपने पायलट्स, आपको पता है कि इनके कम से कम भी जो है इस वक्त 7 से 8 इनके स्क्वाड्रंस कम है, इनके 350 पायलट्स कम है। दे डोंट ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, दे आर सो स्केर्ड ऑफ पाकिस्तान पायलट्स। जिसकी ये एयरफोर्स का हाल हो, उसने क्या लड़ना है? उसके बाद आप अभी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को चाइना की सपोर्ट थी, पाकिस्तान को तुर्की की सपोर्ट थी। यस, उनसे वेपन है, मुझे हर मुल्क लेता है। क्या इसराइल ने अमेरिका से वेपन एम्यूनिशन ली हुई? लेकिन इसराइल अपना वेपन खुद इस्तेमाल करता है। आप कैसे ये बात कर रहे हैं? इसलिए खिफत मिटाने के लिए, अपने अवाम को बताने के लिए कि हमें अकेले पाकिस्तान ने हमारे मुंह पे थप्पड़ और तमाचे नहीं लगाए हैं, हमें जहरीली रुसवा दुनिया में नहीं किया, बल्कि चाइना, पाकिस्तान, चाइना और ये तुर्किया साथ थे। इमेजिन करें इनकी सोच, इनकी अपनी प्लानिंग, फौजी हिकमत अमली, इनकी फौज में नाकाम अनट्रेंड फौज, अनप्रोफेशनल, जो ये सिर्फ कश्मीरी नौजवान औरतों बच्चों को शहीद कर सकते हैं, चीज की वजह से इनको नाकामी सही हुई। बात है बगीर साहब, निहत्ते लोगों को सारी ज़िंदगी मारते आए हैं, जब प्रोफेशनल फौज से सामना हुआ तो फिर मार ही खानी थी इन्होंने। जी डॉक्टर साहब जो अभी बात कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अभी ब्रिगेडियर साहब ने, कि हमने तो नहीं कहा कि अमरीकी आपने असलहा यूज़ किया, रशियन यूज़ किया, आपने इसराइली यूज़ किया, फ्रांस के जहाज़ जिसको आप बड़ी विन विन सिचुएशन कुछ अर्सा पहले करार दे रहे थे, जब अभिनंदन पकड़ा गया था यहाँ अपने जहाज़ गिराकर और हमारी एयरफोर्स ने उसके जहाज़ गिरा दिए थे, तो ये कह रहे थे जी राफेल होते तो हम ऐसे करते। अब राफेल भी गए, अब क्या लाएंगे? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मदऊ करने के लिए। देखिए इंडिया का जो रवैया है और इंडिया के जो ऑफिशियल्स की जो स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो क्राइसिस के दौरान हो, आई मीन टू से जब आप उनके ऑफिशियल्स की, बी दैट सिविलियन लीडरशिप, बी दैट मिलिट्री लीडरशिप, बी दैट इवन मीडिया, अगर आप उनकी रिटोरिक को देखें ड्यूरिंग दैट 4-day क्राइसिस, अगर आप तब देखें या अब, मुझे लगता है कि हकीकत का सामना नहीं कर पा रहे इंडियन साइड पे जो लोग हैं, उनको चाहिए कि हकीकत का सामना करें और ये जो फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं इनसे इज्तिनाब करें। इसमें इन्हीं का भला है। देखिए आप अपने एडवर्सरी को कभी भी हल्का नहीं लेते, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान की आजादी को और एक रियासत के तौर पे जो उसकी हकीकत है, मुझे लगता है कि अभी तक इंडियन लीडरशिप शायद उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, उस हकीकत से वो शायद इज्तिनाब कर रही है। वही रवैया आपको इन जंगों में नजर आता है, सिविल सोसाइटी के मामलात में नजर आता है या बाकी एस्पेक्ट्स में। सो मैं जो स्टैब्लिश करना चाह रहा हूं, ये जो इंडियन लीडरशिप है ये एक मखसूस आइडियोलॉजी को परसू कर रही है। जब मैं कह रहा हूं कि मखसूस आइडियोलॉजी, तो मैं समझता हूं कि वो हिंदुत्व के नरके में आई हुई है। और ये जो बीजेपी और आरएसएस का नेक्सस है, मेरे ख्याल से ये वो नेक्सस है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हिंदुत्व, जो उनको कुछ समझने नहीं दे रहा और हकीकत से शायद वो दूर भागना चाह रहे हैं। अब आप देखिए अरसलान साहब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक रोल प्ले किया थ्रू डिप्लोमेसी और क्राइसिस मैनेजर के तौर पे वो सामने आया, और ट्रंप ने एक बहुत एफिशिएंट रोल प्ले किया जिसके लिए पाकिस्तानी रियासत ने उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। पूरी दुनिया जानती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस क्राइसिस में एज ए क्राइसिस मैनेजर बहुत अहम रोल प्ले किया और पाकिस्तानी रियासत ने तस्लीम किया। लेकिन आप देखिए कि इंडियन लीडरशिप अब तक मानने को तैयार नहीं है
तो ना आप पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज, पाकिस्तान की आर्मेड फोर्सेस की कैपेबिलिटीज मानने को तैयार हो, ना पाकिस्तान को तस्लीम करने पे तैयार हो। आई मीन टू से विद रिस्पेक्ट टू नजरिया, बाकी तो पाकिस्तान एक अपना वजूद रखता है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मिडल पार्ट्स जो पूरी की दुनिया की पॉलिटिक्स में, चाहे रीजनल अफेयर्स हो चाहे इंटरनेशनल अफेयर्स हो, वी आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं, ना आपने अब तक पाकिस्तान की हकीकत को एज ए ठीक हो हकीकत, गया। एज ए अच्छा, जो रियासत, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज अरसलान साहब, जी ना आप उसके लिए तैयार हैं, ना आप पाकिस्तान की आर्मेड फोर्सेस की कैपेबिलिटी मानने को तैयार हैं, ना आप 6-0 बल्कि 7-0 के स्टैटिस्टिक्स को मानने को तैयार है, ना आप यूएस के रोल को मानने को वैसे तैयार है। डॉक्टर साहब, तो जनाब करना क्या इससे चाह रहे हो? ज्यादा खुद का इंपॉर्टेंट नुकसान बात, करना चाह रहे हो जी? डॉक्टर साहब इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है, हमें मनवाना नहीं है। और हमने कहा था जब हम करेंगे तो आप माने ना माने पूरी दुनिया खुद उसका जवाब देगी, और दे रही है। आप दुनिया का कोई जरीदा, कोई बड़ा टीवी चैनल, इवन अमेरिका खुद उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को आप उठाकर देख लें, राफेल देख लें, सब मानने को तैयार हैं। और सारी दुनिया बोल रही है, हमें ज़रूरत ही नहीं है इन्हें मनाने की। सर, ये जो अभी ब्रिगेडियर साहब SCO उसके एलामिये के वाला मामला हुआ, फिर ब्रिक्स में पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, पाकिस्तान एक की रोल प्ले कर रहा है अमन की तरफ। हम हमेशा अमन की बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब समझ रहे हैं कि ये जो हिंदुत्वा वाली एक नज़रिया फैल रहा है, ये दाइश और दाइश से भी ज़्यादा खतरनाक है, बिल्कुल वैसा ही है। देखें, ये जो है ना मुतअस्सिब टाइप, और ये एक अखंड भारत का कि एक अपर क्लास हिंदू होगी स्टेट में, बाकी यहाँ पर इवन लोअर क्लास हिंदू भी नहीं होंगे, ना सिख होंगे, ना मुसलमान होंगे, ना क्रिश्चियंस होंगे, ना कोई और कौम जो ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न साइड की स्टेट्स हैं वो होंगी। ये इंडिया को बहुत बुरी तरह एक किसी और साइड पे लेके जा रहे हैं, और ये इस पे बड़े स्टॉन्च हैं। ये जो चार का टोला है जिसमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और अजीत डोभाल हैं, ये अखंड भारत के जो है ना नजरिए को लेके चल रहे हैं, जिसमें मॉडरेट अब जो हिंदू हैं वो दे आर अपसेट। और अभी आपने देखा इलेक्शन में भी देखें, ये कहते थे अब की बार 400 पार, मतलब हम 400 ज्यादा MLA की सीटें लेंगे, और ये सिंपल मेजोरिटी भी नहीं ले सकते, दे हैड टू गो फॉर कोलिशन। इससे अंदाजा लगा लें। फिर कश्मीर में जो इनको मार पड़ी, हिम्मत रानी पड़ी, आपके सामने है। सो अब इनको अगला अगला इलेक्शन तो 100% मैं बताऊँ, मेरे ख्याल में इवन 3 से 6 महीने के अंदर आप यही नरेंद्र मोदी को देखेंगे, यही अवाम जैसे फेडअप हुए हैं, क्योंकि इसने पूरी कौम को जलील और रुसवा किया है पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया को जो एक्नॉलेज किया जाता है कि बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ी फौज लेकिन है। ब्रिगेडियर साहब एक चीज़ ज़रा एडअप करें, एक्सट्रीमिज़म बहुत बड़ा है। मुसलमानों को अजानें देने से रोका जा रहा है, ईसाइयों को गिरजाघर जाने से रोका जा रहा है, और जो वहाँ कास्ट सिस्टम है जिनको ये लोग हम तो खैर इस पे बिलीव नहीं करते, निचली ज़ात का समझते हैं, वहाँ पर उनका कत्लेआम करना, उसकी कोई पुलिस FIR रिपोर्ट्स ही नहीं हो रही हैं। टोटल आप मुसलमान नमाज सड़क पे नहीं पढ़ सकते। मुसलमान जो है वो अपनी मजहबी जो रस्में वो अदा नहीं कर सकते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन के साथ कर रहे हैं, इसी तरह लोअर कास्ट के मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। उनकी जो यहाँ तक कहते हैं कि मुसलमानों की जो दुकानें हैं वहां से मत को चीज खरीदो, पहले हिंदुओं की चीजों को खरीदो। आप उनके कारोबार को तबाह कर रहे हो। आई मीन तकरीबन 22 करोड़ मुसलमान वहां पर है, और एक बहुत बड़ी आबादी ये है। उन दे बाई चॉइस दे लेफ्ट वहां पर, और वो कहते हैं ये सारे घुसपैठिए। ये नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हैं, ये घुसपैठिए हैं। आप इमेजिन करें, ये इतना खतरनाक, ये फिर ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क बन गया है। और उसके बाद जिस तरीके से अब इस वक्त ये दुनिया में आइसोलेट हुआ है, और पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज अ रीजनल स्टेबलाइजर, कि अब पाकिस्तान इस रीजन को स्टेबलाइज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ईरान, बांग्लादेश और चाइना। बाकी जो छोटे ममालिक वो तो वैसे ही साथ है। एवरीबॉडी वाज फेड अप ऑफ इंडिया, जो इनको बुली करता था। कभी वो नेपाल बेचारे लैंड कंट्री उनको तंग करते थे, ये कभी कभी श्रीलंका को तंग करते थे। श्रीलंका में कितना तमिलनाडु के साथ को सपोर्ट किया, वहाँ एक एनर्जी चलाते रहे हैं। तो इन्होंने कनाडा में क्या किया। अब दुनिया ने इनका असल जो है ना काला चेहरा देख लिया, इसलिए इस वक्त पाकिस्तान को दुनिया में रिकग्निशन मिल रही है। इनको अब समझ नहीं आ रही कि हमने अपने साथ क्या कर लिया। एक फॉल फ्लैग ऑपरेशन किया। आप बताएं, SCO में दे रिफ्यूज टू टॉक अबाउट पहलगाम। उन्होंने खास तौर पे अभी आपके सामने जो हुआ यहाँ पर ब्रिक्स में,
उन्होंने खुल के इसराइल के एग्रेशन को बात की और ये चुप करके बैठा और इन्होंने किए साइन। पहलगाम का नाम उन्होंने नहीं आने दिया। फिर उसके बाद अब इंडिया एक टोटल आइसोलेटेड, कहीं इसके नैरेटिव को या जो कुछ इसने फॉल्स फ्लैग रिप्रेजेंट किया, किसी एक मुल्क ने इसको एक्नॉलेज किया। ये जितनी सफारती की टीमें गई थी वहां पर शशि थरूर के साथ, आप देखें किसी ने उनको लिफ्ट नहीं कराई है, यूएनओ के पास से नहीं गुजर सके, यूनाइटेड नेशन में उनको किसी ने नहीं पूछा। झूठ पे झूठ के पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने डीजीएम ने रिक्वेस्ट की थी हम सीजफायर करना चाह रहे हैं, आपने लाइन ऑफ कंट्रोल को और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया, आपने हमारे सिविलियन इलाकों में और आपने कहा कि हमने टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक किया, आपने अगले दिन 84 ड्रोन फायर किए, आपने ब्रह्मोस फायर किए, और जब मजबूरन पाकिस्तान ने कहा आप वेट हम आपको बताते हैं आपने क्या करना है, दैट इज द टाइम हमने अपने डिफेंस में हमने ये जो हमारे पास अल-फतेह 1 और 2 थे हमने ये फायर किए। तो आपको शर्म आनी चाहिए, दुनिया आपको समझ रही है, आपका इम्पैक्ट खत्म हो गया। क्वाड में देख लें, आपको किसी ने नहीं पूछा, आपको एससीओ में मुंह नहीं लगा रहा, आपको ये ब्रिक्स में कोई नहीं पूछा। सर G7 में भी यही हुआ इनके साथ, वहां भी हजीमत उठाना पड़ी। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक ब्रेक से वापस आते हैं, इसी पर जरा मजीद बात भी करें। वेलकम बैक डॉक्टर सईद साहब, बड़ी अच्छी अभी ब्रिगेडियर साहब ने एक बात कही, और वैसे तो खैर मैं भी समझ रहा हूँ कि इस खित्ते में जितना दहशत गर्दी से खदशात बड़े थे, अब सबसे बड़ा दहशत गर्द भारत खुद है। वैसे कैसे नहीं होगा, मैं तो बहुत लंबे अरसे से एक बात कर रहा हूँ, जिस शख्स को गुजरात का कसाई कहा जाए वो टेररिस्ट था, गूगल लिस्ट पे सबसे बड़ा टेररिस्ट था, अमेरिका जाने पे पाबंदी थी, उसको वजीर आज़म बना दिया, तो पूरी कंट्री एक टेररिज्म का शिकार हो गई। हिंदुत्वा सोच इतनी ऊपर आ गई कि वहाँ अकलियत है तो अकलियत है, और उनकी अपनी कास्ट जो सिस्टम है वही लोग उनसे महफूज नहीं, खित्ता क्या महफूज होगा। अरसलान साहब देखिए, अगर कोई एक फर्द या एक मखसूस ग्रोह कोई फैशिस्ट आइडियोलॉजी या कोई रेडिकल आइडियोलॉजी अडॉप्ट करे और वो उनके बिहेवियरल पैटर्न में नजर आए, यकीनन वो तशवीश की बात होती है, लेकिन उतनी तशवीश की बात नहीं जितनी एक रियासत इस तरह की फैशिस्ट एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर ले और फिर उनकी पॉलिसीज में, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिसीज, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो मिलिट्री पोस्चर हो उनका, उसमें अगर वो डिपिक्ट करे। आई मीन टू से कि जो इंडिया है, अगर उनको उनके स्टेट अपैरेटस को देखा जाए तो एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी ने शायद टेक ओवर कर लिया इंडिया को। और यकीन जानिए अरसलान साहब कि ये इंडिया के लिए बहुत खतरा है। वो पॉलिसी जो मनमोहन साहब सिंह की थी, आप देखिए कि वहां से मनमोहन सिंह की वहां से 1991 से लेके जिस मुश्किल से इंडिया ने ग्रो किया, उसका सत्यानाश कर रहा है जनाब ये मोदी। अब दुनिया तो समझती है कि मोदी इंडिया को तरक्की दिलाने वाला एक लीडर है, एक स्ट्रॉन्ग मैन है। मेरी समझ के मुताबिक इंडिया को तबाही के दहाने पे पहुंचाने वाला शख्स या वो नजरिया वो यही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब मैं आपको एक अपनी जाती बात बताऊं, बहुत सारे लोग शायद इस पे डिफरेंट परसेप्शन या ओपिनियन रखते हैं, मुझे इससे बिल्कुल इंच बराबर कुछ नहीं है कि भारत तबाही के दहाने पे पहुंचे या नहीं, पहुंचता है पहुंचे, मुझे कोई इससे लेना। मेरा मसला इस खित्ते के अमन का है, इस खित्ते के अमन की बर्बादी, यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़, पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव जीता जागता सबूत आपके पास मौजूद है, और BLA खुल के बोल रहे हैं, वो बाकी लोग जो बाहर इनके सपोर्टेड और फंडेड लोग बैठे हैं कि हाँ जी भारत की रॉ फंडिंग करती थी। कनाडा के अंदर कत्लो गारतगिरी मौजूद है, अमेरिका के अंदर होने वाला जो सिखों के कत्ल का केस था खालिस्तान तहरीक का, वहाँ पर सारा कुछ अदालत में खुल के सामने आ गया कि किस तरह भारत कत्लो गारतगिरी कर रहा है। तो ये तो पूरा खित्ते से बाहर मगरिब सारों के पर जल रहे हैं अब भारत को जिन्होंने हवा दी थी। अरसलान साहब मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, और जो फसल इंडिया बो रहा है वही वो काटेगा। अब अगर आप खित्ता की बात करें तो बांग्लादेश बांग्लादेश हैज टिल्टेड अवे फ्रॉम इंडिया, और सिर्फ बांग्लादेश नहीं, साउथ एशिया की जो बाकी रियासतें हैं वो इंडिया से दूर जा रही हैं। रिसेंट क्राइसिस में अगर आप देखें तो इजराइल ईरान का जो क्राइसिस था उसमें इंडिया ने ईरान की वैसी डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं की जैसे कि ईरान को तवक्का थी। सिस्तान बलोचिस्तान का प्रोविंस को देख लें, चाबहार पोर्ट को देख लें, इतनी ज्यादा कंपनीज ईरान में हैं, बिजनेस कर रही हैं।
तो ईरान की लीडरशिप को तवक्का थी कि इंडिया हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिली, तो ईरान भी दूर चला गया। जो मैं एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, यही वो पॉलिसीज हैं जो कि इंडियन लीडरशिप जो परसू कर रहे हैं ओवर द इयर्स। मुझे लगता है कि इंडिया खुद को कमजोर से कमजोर तर कर रहा है। यहां तक देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इस क्राइसिस में इंडिया को वैसा एक्नॉलेज नहीं किया। कहा जाता था कि इस सेंचुरी की इब्तिदा से इंडिया और यूएस का अलायंस बन रहा है टू काउंटर चाइना। यकीनन इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन का हमें सबूत भी मिलता है इस तनाजर में। लेकिन अगर आप देखें ब्रॉडर लेवल पे, अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप की, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की तारीफ की, उनके रैशनलिस्टिक बिहेवियर की तारीफ की। तो मैं एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं सर, आप बिल्कुल इंडिया ठीक की- कह रहे हैं, और जी। मैं आपको फैक्चुअल बात बताऊं जो तारीखें बताती हैं। अब आप ज़रा आज यूक्रेन की सूरत हाल देख लें। आज वो ममालिक जहां पर फ़ौज ताकतवर नहीं है, उन सारे ममालिक की हालत देखें, इंक्लूडिंग सारे शाम, दीगर ममालिक, उनके और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जैसे रिप्लाई किया, पावर पैराडाइम शिफ्ट किया। और जो पावर पैराडाइम शिफ्ट करता है, दुनिया उसके साथ खड़ी होती है। ब्रिगेडियर साहब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देखें, ये एक बड़ी क्लियर बात है। आप इराक देख लें, आप लीबिया देखें, आप सीरिया देखें, आप बाकी ममालिक देखें, जहाँ जहाँ फौज कमजोर थी और अवाम को उनको ताउन नहीं था, वहां पर उन्होंने अज़ाइम पूरे कर लिए। दो मिसालें, पाकिस्तान ने किस तरह हमारी मुसल्लह फौज ने एक तो ये शो किया कि हम बहुत ही एक जिम्मेदार और मैच्योर न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमारी लड़ाका फौज है और हम बहुत प्रोफेशनल फौज है। ये हमने शो किया, एंड वी डिड नॉट प्रोवोक इंडिया। और उसके बाद पूरी कौम खड़ी, जब पूरी कौम फाइट करती है एज ए नेशन और रेजिलियंस शो करती है, तो दुनिया की कोई ताकत उस फौज को नुकसान नहीं पहुंचाती, मुल्क को। लाइकवाइज ईरान ने शो किया, ईरान रेजिलियंट कौम, बहुत मुहब्बे वतन, और वो पूरी कौम खड़ी होगी। उनके अंदर जो डिफरेंसेस थे वो भी खत्म उन्होंने किए, खड़े हो गए और देखें इधर का क्या हाल किया। सो दिस इज अ लेसन। और इंडिया में अवाम इनके साथ नहीं, फौज और हुकूमत ने आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की, एक दूसरे के खिलाफ कितनी बातें कर रहे हैं। उनके एयर चीफ ने क्लियर कहा कि जब मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ, मुझे पता होता है कि ये 10 साल के बाद तक भी ये मटेरियलाइज नहीं हुई। खुल के अभी उनके डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ ने कितनी खुल के इनके खिलाफ बातें की। तो आप इससे ये अंदाजा लगाएं कि जब तक पूरी फौज, हुकूमत और अवाम मिलते नहीं है, ये नहीं, तो हमने मिसाल कायम की है कि हुकूमत, अवाम और फौज एक छतरी के नीचे खड़ी होकर सिपारा सालार के अंडर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमने मुकाबला किया और उसके घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। सो दिस इज अ डिफरेंस। ये हमें इसको कायम रखना है। यही वो इंडिया ने, आपने देखा है वो अभी किस तरीके से यूथ को एड्रेस कर रहा था कि आप यूथ को जी, या आप रोटी खाएं हमें मिल जाएं, या आप गोली खाने की बात करें। व्हाट द हेल यू थिंक। पाकिस्तानी कौम बहुत मुहब्बे वतन है, अपने मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है। दे डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस थिंग। एक एक हमारा नौजवान बच्चा फौज मट करेगी अपने मुल्क के लिए, सलामती के लिए, बका के लिए। तो ये हमने प्रूव कर दिया। और इसीलिए अमेरिकन ट्रम्प और दुनिया की पॉलिसी पाकिस्तान में के बारे में चेंज हो गई। आपको तमाम दुनिया से आपको जो आपके लोन मिलने थे वो भी आपको मिल रहे हैं, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। आपके फील्ड मार्शल को जो प्रेसिडेंट ट्रम्प बुलाता है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे ओवर की विजिट कराता है, बहुत डेलिब्रेशन से सुनता है। ईरान के बारे में बात समझ आती है उनको, ईरान के बारे में बहुत अच्छी बातें चीफ ऑफ साहब ने बताई जो उनको समझ आ गई। तो इससे पता चलते, फिर मुझे ये भी पता चला कि कश्मीर जो हमेशा कहते थे न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, नॉट ए रिकग्नाइज हाँ जी, कश्मीर कश्मीर पर बड़ी खुल के बात हुई और प्रेसिडेंट ट्रम्प तक ने की। तो इसके साथ ये भी पता चल गया कि नाउ ये एक दोनों ये मुल्कों की जो न्यूक्लियर मुल्क हैं, ये बाकी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा ये रशियन वाली बात आपसे भी करना चाहूँगा। उस सोच में, उनकी लीडरशिप में मैंने भी बड़ी तब्दीली देखी, खासतौर पे ब्रिक्स में जिस तरह पाकिस्तान को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस मिल रही है। आपने हर जगह ही देखा, अल्हम्दुलिल्लाह SCO का भी हमने एलामिया देख लिया। तो क्या ये खित्ते में, पूरा खित्ता, चाइना में तो थी ही थी, पूरे खित्ते में अब थोड़ी सी तब्दीली की लहर है? अरसलान साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। और पाकिस्तान जैसे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो नेट रीजनल स्टेबलाइजर
पाकिस्तानी रियासत को कहा गया, मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ। पाकिस्तान वो कंट्री है, चाहे आप जियोग्राफिकली देखें, स्ट्रेटेजिकली देखें, आप इकोनॉमिकली देखें, पॉलिटिकली देखें, पाकिस्तान एक ऐसा स्टेटस एंजॉय कर रहा है जिससे वो पूरे खिता के लिए बाइस समर बन सकता है। तो ये जो नेट रीजनल स्टेबलाइजर की जो टर्म की जो फ्रेज यूज की गई, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ठीक है। इसी वजह से चाहे रशिया हो, चाइना हो, या इवन एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तमाम कंट्रीज, तमाम बड़ी ताकतें, तमाम रीजनल ताकतें पाकिस्तान की अहमियत को समझ रहे हैं और पाकिस्तान से ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। मैं एम्फेसाइज भी कह रहा हूँ कि जब आप ताकतवर मुल्क होते हैं ना, एक फ़ौज आपकी ताकतवर होती है और पावर पैराडाइम आप शिफ्ट कर चुके होते हैं, दुनिया भी आपकी तरफ हाथ बढ़ाती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर सईदुज़्ज़मान साहब के भी शुक्रिया। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी और उनके मसाइल, क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या कुछ उनके लिए हो रहा है, किस तरह से बेहतरी हो रही है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बताया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर ज़रा बात करेंगे। अफजाल भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया, एमडी हैं ओपीएफ, और बहुत डिटेल आज ज़रा इस पर हम बात करेंगे। अफजाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अफजाल साहब, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लेकर, ख़ास तौर पर उनके बहुत सारे लीगल केसेस यहाँ फंस जाते हैं, उसके लिए खुसूसी अदालतें कायम की गई हैं। इस्लामाबाद में ये अदालत कायम हुई, क्या सूबाई सतह पर भी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई अदालतें कायम हुई हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असलम साहब, शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। जी, 26th अमेंडमेंट में फेडरल गवर्नमेंट ने कानून साजी करके आईसीटी में, कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में, हाई कोर्ट्स में तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इन्होंने कोर्ट्स कायम कर दी हैं। और मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्ट्स हैं वो बिल्कुल काम कर रही हैं जी, जो इस्लामाबाद की हद तक है। और वहाँ पे हमने केसेस भी रेफ़र करना शुरू कर दिए हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो डायरेक्ट केसेस जो उन्होंने वहाँ पे फाइल किए हुए थे, वो भी एयर मार्क हो रहे हैं इन कोर्ट्स की, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कोर्ट्स जो नॉमिनेट हुए हैं। इसमें हाई कोर्ट में भी है और जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें भी जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कोर्ट्स नॉमिनेट हो गए हैं। ये तो As बहुत far अच्छी as बात है। provinces are concerned, जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये इस गवर्नमेंट ने आते साथ ही ये इनिशिएटिव लिया और उसकी कानून साजी की, और जो है ना ये कोर्ट्स कायम हो गई और फंक्शनल हैं। इसी फॉलोइंग इन देयर फुटस्टेप पंजाब गवर्नमेंट ने भी कानून साजी कर ली है। अब उसके अभी कुछ दिन पहले जो एक टास्क फोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई हुई है ओवरसीज़ कन्वेंशन के बाद, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए थे, उसमें जो टास्क फोर्स जो मिनिस्टर ओवरसीज़ चौधरी सालिक हुसैन साहब उसको चेयर कर रहे हैं, उसमें ये टेकअप हुआ था अबाउट लास्ट वीक वेंसडे को, कि बाकी के जो सूबों की क्या पोजीशन है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो कोर्ट्स हैं वो सेटअप होने में, इसलिए कि उनको भी कन्वेंशन के बाद उनको भी डायरेक्शंस देगी गई हुई थी, ठीक। हर चीफ मिनिस्टर को डायरेक्शंस भिजवाई गई हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने कानून साजी कर ली है। नाउ दे आर वर्किंग ऑन द रूल्स ऑफ दीज कोर्ट्स। ठीक हो गया, यानी तो जल्द आने वाले दिनों में हम मैं देखेंगे कि सूबाई सतह पर भी ये मामलात, यानी अपने सूबे में वो अपने मसाइल को वहाँ भी ले जा सकते हैं। अच्छा, बजट के हवाले से आप इनिशिएटिव्स की बात कर रहे थे, क्या भरात है ओवरसीज़ को लेके इस बजट पे ख़ास तौर पे? देखिए जी, बजट्स में बजट से पहले जब कन्वेंशन के बाद कन्वेंशन पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए थे। कोर्ट्स की तो हमने बात कर ली है, और उसके बाद उन्होंने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको फाइलर्स डिक्लेयर कर दिया गया है एफबीआर के रिकॉर्ड्स में, और एफबीआर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जो सारे फील्ड फॉर्मेशंस को भिजवा दिया गया है कि जब भी कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट या कोई ट्रांजैक्शन करता है, उससे उसको फाइलर कंसिडर किया जाए और उसको नॉन फाइलर के जो प्यूनिटिव टैक्सेस हैं
वो ना लगाए जाएं। सो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, और उसका ऑब्वियसली बजट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा दूसरा, अब ये भी जी इनिशिएटिव जी जी प्लीज़ जी अनाउंस बताइए। किया गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो अपने मोबाइल फोन्स लेकर आते हैं, वो 120 डेज के लिए वो अपना फ़ोन रजिस्टर करवा सकते हैं, और विदाउट पेइंग एनी एडिशनल टैक्सेस वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ये तो बहुत बेहतर तो ये बात है। बजट अच्छा पे डायरेक्टली रिलेटेड है। सर गैर कानूनी तौर पर जो बैरून मुल्क जाते हैं उनके हवाले से ज़रा हमें बताएं, ये रजिस्टर्ड ओवरसीज़ वर्कर ये कैसे बना जा सकता है, क्या तरीका कार है, इसके लिए क्या काम किया गया है? देखें जी, ये आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपने अपने प्रोग्राम पे रेज किया है। मैं अपने आपके सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि मेरी बात बड़ा थोड़ी गौर से सुने। देखें जी, जब हम कोशिश करते हैं कि अपने वालदेन का अपने पैसे, उनके जो पैसे हैं या एसेट्स हैं, बेच के हम इलीगली ट्राई करते हैं, और वहाँ पे जाके किसी मुल्क में जाके कुछ देर बैठना भी पड़ता है, इसलिए कि ये तो कनेक्टिंग फ़्लाइट तो होती नहीं है कि यहाँ से फ़्लाइट गई, आगे से डिंकी रेडी है और उस पर बैठ के आगे चले गए और आगे हम्म। जॉब रेडी है। इट्स अ लॉन्ग हॉल प्रोसेस, इट्स अ वेरी रिस्की प्रोसेस। इसके मुतबादिल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने भी, और पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, और आई एम श्योर दूसरे सूबों की गवर्नमेंट ने भी किया हुआ है। नेफ्टैक की फंडिंग, सब्सटेंशियल फंडिंग है ट्रेनिंग, स्किल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, और सिमिलरली पंजाब के भी वही टैफ्टा के थ्रू स्किल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, कंप्लीट फंडिंग है, और बाकायदा स्किल्स रोल आउट हो रहे हैं, बी इट मैकेनिक्स, बी इट जो है हेल्थ केयर में इलेक्ट्रिशियंस, इन सब के प्रोग्राम्स हैं, आईटी के प्रोग्राम्स हैं। ये 3 माह से 6 माह से 1 साल में, जहाँ पे डॉक्टर को बनने में 6-7 साल लगते हैं, अगर ये लोग थोड़ा सा सब्र करें और ट्रेनिंग प्रोग्राम लें और कोई स्किल लें, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इनको बेहतर लीगल एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। ठीक। और गवर्नमेंट के ये प्रोग्राम्स हैं, फंडिंग भी है, लीगल शॉर्टकट है। तो आपके सुनने वाले प्लीज़ इस बात को समझें, और ये जो इलीगल तरीका है उसको ना अख्तियार करें। अच्छा अफजाल साहब, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हमारे, उनके हवाले से, उनके बच्चों के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ का कोटा है कोई 5% के करीब, कैसे जस्टिफाई करते हैं इस कोटे को, ख़ासतौर पे मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर यूनिवर्सिटीज़ को लेके, ये इसकी अमल दरामद का तरीका कार क्या है? लेकिन मेरी अभी कल भी किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बात हो रही थी, तो देखें मेडिकल और इंजीनियरिंग में 5% नहीं 15% कोटा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। और मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये भी बता दूं, 2 किस्म के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चे हैं। एक जो ओवरसीज़ में ही रहते हैं जो बच्चे हैं, और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इन पर्टिकुलर मिडल ईस्ट में काम करते हैं, उनकी फैमिलीज जो यहाँ पे हैं पाकिस्तान में, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज किड्स ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज, और वो इस कोटे के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उसका सेपरेट जो उसका मेरिट बनता है ओवरसीज पाकिस्तानीज का कोटाज। और ये सारी जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, उनमें 5% है, और जितनी भी ये मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, उसमें 15% का कोटा है। और उनके उनसे फीस भी ये लोकल, हमने ये डिलिबरेट भी किया है और हमने टेका भी किया हुआ है कि उनकी जो फीस है वो जो लोकल स्टूडेंट पे करता है वो फीस पे करेंगे। ठीक हो गया। अफजाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एमडी हैं ओपीएफ यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल और उनका हल क्या है, उस पर क्या काम किया जा रहा है, क्या कानून साजी हो रही है, इन सारी चीज़ों पर बड़ी डिटेल बात हुई। आपका भी नाज़रीन बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।